हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 स्वागत है लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के लिए एक्चुअल में सिर्फ बीए सेकेंड ईयर नहीं बल्कि सेकेंड ईयर में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए या बीएचएससी या अन्य भी सिलेबस दोस्तों इसके अंतर्गत संकलित होते हैं। तो विशेष करके हम बीए के सेशन लेते हैं, इसलिए बार बार बोलने में बीए ही आता है। तो जो फाउंडेशन सेशन है दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स है, ये बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए सेम होता है ना। तो इसके अंतर्गत तो ये सेकेंड ईयर का आज हम हिंदी, जो जनरल हिंदी होता है आपका, हिंदी भाषा, उसका एक महत्वपूर्ण एक मॉडल पेपर लेकर आप लोगों के लिए आए हैं दोस्तों, जिसमें हम 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अब आप बोलेंगे सर ये मॉडल पेपर के अंदर सिर्फ एमसीक्यू ही क्यों? तो दोस्तों आप सभी को इतना तो पता होगा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपके एग्जाम का पैटर्न जो फाउंडेशन का है वो चेंज हो चुका है। और अब आपसे फाउंडेशन में सिर्फ आपसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इस कारण से दोस्तों इससे जस्ट पहले हमने इंग्लिश जनरल या इंग्लिश लैंग्वेज का आपको मॉडल पेपर दिया था, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदी भाषा का मॉडल पेपर, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत दोस्तों 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसी की पीडीएफ भी आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे, है ना। लिंक वगैरह में सब अवेलेबल करवा दूंगा, आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो टाइम को गवाए बिना जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारे ये 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सब पर फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। कम समय में 50 प्रश्नों पर डिस्कस करने का पूरा प्रयास करेंगे। बस अब सेशन के एंड तक बने रहिए। देखिए, सेशन तक एंड तक बने रहेंगे, उससे क्या होगा दोस्तों, एक रिवीजन आपका बहुत शानदार तरीके से हो जाएगा, और कहीं पर कुछ उलझन टाइप की होगी तो उसको वहां पर हम समझ भी लेंगे, है ना। तो एक शॉर्ट में फटाफट रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड करके और उसका रिवीजन अच्छे से, और 4 से 5 बार आपको इसका रिवीजन लगाना है एग्जाम में जाने से पहले। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, जागो फिर एक बार, जो कविता है आपकी, उसका भाव जो है किसमें निहित है, उसका भाव किसमें निहित है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, राष्ट्रीय नवजागरण, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भक्ति। अब देखिए यहां पर दोस्तों, अगर 3 ऑप्शनों की बात करें, नवजागरण, एकता और भक्ति, तो ये 3 ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। तो यहां पर आपकी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने बोला है कि बार बार आपको इनका रिविजन लगाना है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय नवजागरण। तो जागो फिर एक बार कविता में कौन सा भाव है दोस्तों, तो नवजागरण का है, राष्ट्रीय नवजागरण का है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जागो फिर एक बार कविता के जो कौन से आंदोलन की पृष्ठभूमि पर यह बना हुआ है, जो ये कविता बनी है कौन से आंदोलन की पृष्ठभूमि पर बनी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, सामाजिक समता प्राप्ति वाले आंदोलन पर, या स्वतंत्रता प्राप्ति, आर्थिक मुक्ति प्राप्ति, या अंग्रेज भगाओ वाले आंदोलन पर। दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन बा करेक्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति का जो आंदोलन चल रहे थे उसकी पृष्ठभूमि पर यह कविता जो है सृजित हुई थी, बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री सत अकाल, सत श्री अकाल, माफ कीजिएगा, सत श्री अकाल किस धर्म से संबंधित है? आप सभी जानते हैं सिख धर्म से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, तुम महान हो, तुम सदा हो महान, ये भारतीयों में किसका महामंत्र है? दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऋषियों का ये मंत्र है। अगला प्रश्न है, 3 ताप कौन कौन से होते हैं? 3 ताप कौन कौन से होते हैं? अब इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी दोस्तों आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगी, जहां पर आप बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक। नेक्स्ट है लौकिक, अलौकिक, आध्यात्मिक, समुद्री, आकाशीय, स्थलीय, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 3 ताप कौन कौन से होते हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक 3 ताप होते हैं। क्लियर है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, किसकी घोषणा थी? तो आप लोगों को सभी को, लगभग सभी को याद है ना, चिड़िया को मैं बाज बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा, ठीक है। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, श्री गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन थे दोस्तों? अमरकांत, मोहन राकेश, कबीरदास या हरिशंकर परसाई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अमरकांत। देखिए अगर आपने हिंदी की कहानियों को पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये ऑप्शन कहां से निकल के आ रहे हैं ये सब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, पता रहेगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने कभी कहानियों को भी नहीं पढ़ा, क्वेश्चन आंसर तो छोड़िए, लेकिन अगर आपने इन कहानियों को नहीं पढ़ा है ना, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पर आ सकती है, बार बार इसका रिवीजन लगाना पड़ेगा। उससे बेहतर दोस्तों आप लोगों के लिए यह है कि पहले इनकी जो शॉर्ट में कहानियां दी हुई है, छोटी छोटी सी कहानियां हैं, उन कहानियों को एक बार पढ़ लीजिए। वो कहानियां पढ़ लेंगे तो ये अपने आप ईजी हो जाएगा, उसका ऑप्शन, है ना। तो ये मॉडल पेपर का मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको ये पता चले कि प्रश्न किस फॉर्मेट में आने वाले,
किस किस टाइप से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सिद्धेश्वरी के कितने बेटे थे? तो ऑप्शन यहां पर सा करेक्ट हो जाएगा, 3 बेटे थे सिद्धेश्वरी के। कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इनके मंझले बेटे का नाम क्या था दोस्तों? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मोहन इनके मंझले बेटे का नाम था। अच्छा ये नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, सिद्धेश्वरी के पति का नाम क्या था दोस्तों? तो उनका नाम था मुंशी चंद्रिका प्रसाद, मुंशी चंद्रिका प्रसाद। अगला प्रश्न है, गीता में भगवान ने कुल कितने श्लोक बोले हैं? यहां कंफ्यूजन से बचिए, इसके आगे कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में नहीं, कंफ्यूजन आगे आने वाली बताऊंगा मैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कितने श्लोक बोले थे? आपको याद होना चाहिए दोस्तों, 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने गीता के अंतर्गत बोले थे, 574। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत में कुल कितनी जो सेना थी, कितनी सेना थी, है ना? तो 39,36,600 या फिर 4,05,000 या 2,10,000 या 3,01,000। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 39,36,600 लगभग सेनाएं थी महाभारत में जिन्होंने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? आप सभी को पता है दोस्तों, 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था। नेक्स्ट प्रश्न है, गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक है? अब देखिए यहां पर आपको कंफ्यूजन होगी कि सर अभी अभी आपने बताया था कि भगवान कृष्ण ने गीता में कितने श्लोक बोले थे? 574, है ना? अब यहां पर ऑप्शन आ रहा है कि गीता में कुल कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा आपका बा वाला, 18 अध्याय है गीता में और 700 श्लोक है। तो आपने तो बताया था 574, बाकी के श्लोक कहां से आ गए? तो दोस्तों बाकी के श्लोक वो है जिसमें अर्जुन ने भगवान कृष्ण से जो है क्वेश्चन किए थे, प्रश्न पूछे थे, ठीक है ना? तो उन सबको मिलाकर के कुल जो श्लोक है गीता में वो 700 श्लोक है 18 अध्याय के साथ में। आइए अगला प्रश्न है, गीता में श्लोकों के कुल कितने चरण हैं? तो दोस्तों इसके 2800 चरण है, ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। कितने? 2800 चरण है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, गीता का वक्ता कौन था? सबसे बड़ी कंफ्यूजन वाला, ध्यान रखना सतर्कता के साथ में। गीता का वक्ता भगवान कृष्ण नहीं थे, वो तो गीता सुनाने वाले थे, गीता ज्ञान देने वाले थे वो तो। गीता देखिए वक्ता किसको बोलते हैं? जैसे कि इस वक्त मैं वक्ता हूं आप लोगों के लिए कि किताबों से ज्ञान लेकर के मैं आपके सामने उसी ज्ञान को थोड़ा सा इजी तरीके में आपके सामने प्रोवाइड करता हूं, है ना? प्रत्येक जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं? तो वक्ता की भूमिका निभाते हैं, एक तरह से लगभग वक्ता की भूमिका निभाते हैं। तो यहां पर संजय जो है वक्ता की भूमिका निभा रहे थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दोपहर का भोजन पाठ का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा इसका, सिद्धेश्वरी। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरकांत को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब मिला था? दोस्तों इनको 2007 में अमरकांत को साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रामचंद्र क्या काम करता था? रामचंद्र कहानी जो रामचंद्र है ये काम क्या करते थे? तो मैकेनिक का या प्रूफ रीडिंग का, ड्राइवर का या अध्यापन का? तो दोस्तों ये प्रूफ रीडिंग का कार्य करते थे। अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी के खाते समय आंसू टपकना कौन सी व्यथा को दिखाते हैं? तो याद रखिएगा लगभग हिंदी कहानियों में लगभग सभी में ये इस टाइप प्रकार की कोई व्यथा होती है तो वो गरीबी की ही होती है। हिंदी कहानियों में लगभग गरीबी को ही बताया गया है, ठीक है ना? तो ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1925 में, ठीक है ना? ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गिल्लू किसने लिखी थी? महादेवी वर्मा ने। अन्य नाम पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना मोटे मोटे नाम तो आपको याद रहना ही चाहिए ना। महादेवी वर्मा ने गिल्लू लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गिल्लू एक इंसान और एलन के बीच की दोस्ती के बारे में है, मतलब कि किसके बारे में? एक इंसान और किसके बारे में दोस्तों? तो ये है एक जानवर के बारे, इंसान और जानवर की दोस्ती के बारे में ये कहानी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गिल्लू एक नाम था, किसका नाम था? कुत्ते का, बिल्ली का, गिलहरी या बंदर का? यार कहानी पढ़ी है तो फट से बता दोगे गिलहरी का नाम था, ठीक है ना? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार की प्राप्त करता थी? महादेवी वर्मा को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? भारत भारती, मंगल प्रसाद पुरस्कार, पद्म भूषण या फिर ये सभी? जी हाँ दोस्तों, ये सभी पुरस्कार, तीनों पुरस्कार इनको महादेवी वर्मा को प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा अकादमी की निर्वाचित फेलो थी, कौन सी अकादमी की निर्वाचित फेलो थी? महादेवी वर्मा कौन सी अकादमी की निर्वाचित फेलो थी दोस्तों? साहित्य अकादमी की। कौन सी? साहित्य अकादमी की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? जो पार्ट है, इस पार्ट में सबसे बड़ी चीज किसे माना गया है? प्रेम, क्रोध, भय या घृणा को? तो दोस्तों यहां पर प्रेम को सबसे बड़ी चीज माना गया है। कौन से? नाखून क्यों बढ़ते हैं वाले पार्ट में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा? कहानी है, कविता है, भाषण है, ललित निबंध है? दोस्तों आप सभी को याद है, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, ललित निबंध इसके जो है गद्य विधा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर,
अभिन्यो या मछली। तो दोस्तों ठीक है ना। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में, 6 में, 1905 में, 1904 में। दोस्तों 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन थे? गुलाब राय थे, शांति प्रिय द्विवेदी थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। तो द्विवेदी साहब थे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है नख किसका प्रतीक है? नख किसका प्रतीक है? नख किसका प्रतीक है? जानवरों का, एग्जैक्टली जानवरों का ना, तो पशुओं का, मानवता का, पशु का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं तो पशु का, है ना। ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा, पशु का। चलिए अगला प्रश्न है छिपा शिल्प कहां प्रसिद्ध है? उज्जैन में भाई, उज्जैन में, है ना। उज्जैन, रीवा, सतना, इंदौर, उज्जैन में है, एग्जैक्टली उज्जैन में। अगला प्रश्न देखेंगे बहुत शानदार, कंघी बनाने का श्रेय किस जनजाति को जाता है? कंघी बनाने का श्रेय किस जनजाति को जाता है? कर्मा को जाता है, गौंड को जाता है, सहरिया या बंजारा को जाता है? दोस्तों ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, बंजारा को यह श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है महेश्वर किस नदी के किनारे पर स्थित है? आप सभी जानते हैं दोस्तों, महेश्वर नर्मदा किनारे की नदी पर है। गंगा, नर्मदा, ताप्ती, माही, तो नर्मदा नदी के किनारे पर है महेश्वर। चलिए अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले किस जिले में लगते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे कम मेलों की बात करें तो कौन से जिले में लगते हैं दोस्तों? खंडवा, होशंगाबाद, राजगढ़ या फिर इंदौर? तो दोस्तों होशंगाबाद में सबसे कम जिले लगते हैं, माफ कीजिए सबसे कम मेले लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हिंगोट युद्ध किस त्योहार के बाद खेला जाता है? हिंगोट युद्ध किस त्योहार के बाद? ये जनजाति का युद्ध है, जनजाति का एक प्रकार से एक नृत्य टाइप का एक खेल है ना। तो ये किस त्योहार के बाद खेला जाता है दोस्तों? 4 ऑप्शन है, दिवाली, होली, नवरात्रि या रक्षाबंधन। तो दीपावली के बाद में ये हिंगोट युद्ध खेला जाता है एक विशेष जनजाति के द्वारा। ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न है पहेली को जनुला कौन से अंचल में कहा जाता है? मतलब किस भाषा में कहा जाता है? मान लीजिए कि पहेली को जनुला किस भाषा में कहा जाता है? तो बघेली, निमाड़ी, मालवा या बुंदेलखंड में? तो दोस्तों इसको जो है बघेली में पहेली को जनुला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हिंगोला नाट्य कहां प्रसिद्ध है? हिंगोला नाट्य कहां प्रसिद्ध है? बुंदेलखंड, है ना, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या निमाड़? तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपको अकरेक्ट हो जाएगा, बघेलखंड में जो है हिंगोला नाट्य प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध नाट्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हीड़ गायन शैली किस प्रकार की होती है? हीड़ गायन जो शैली होती है वो किस प्रकार की होती है? चंपू गायन शैली होती है, प्रतिस्पर्धात्मक अपाल शैली होती है, या फिर सामूहिक गायन शैली होती है? करेक्ट में से कोई नहीं, तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। चंपू गायन शैली जो है हीड़ गायन शैली जो है वो चंपू गायन शैली है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है लावनी गीत कब और किसके द्वारा गाए जाते हैं? लावनी गीत कब और किसके द्वारा गाए जाते हैं? तो लावनी गीत स्त्रियों के द्वारा शाम को गाए जाते हैं, ऑप्शन आ में। ऑप्शन बा पुरुषों के द्वारा शाम को गाए जाते हैं, या फिर सा में देखेंगे स्त्रियों द्वारा सुबह या फिर पुरुषों द्वारा सुबह। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा, पुरुषों के द्वारा शाम को गाए जाते हैं लावनी गीत। ठीक है ना। अच्छा अगला प्रश्न क्या है? एक पंथ दो काज का अर्थ क्या है? एक पंथ दो काज का अर्थ क्या है? एक तीर से दो शिकार, मतलब कि एक साथ दो लाभ, इसलिए ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, एक साथ दो लाभ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है ऊंट के मुंह में जीरा ना, बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत थोड़ा सा। अगला है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, है ना। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो गधा बनना, धीरे धीरे चलना, कहीं ठोर ठिकाना ना होना, या फिर एक प्रकार की बीमारी। तो इसका ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, कहीं पर ठोर ठिकाना ना होना, ना इधर का ना उधर का। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? गुदड़ी का लाल, आस्तीन का सांप, आंख का तारा या गांठ का पूरा? तो ये आस्तीन का सांप है ना, कपटी मित्र। ठीक है, धोखेबाज दोस्त है ना, कपटी मित्र। चलिए आस्तीन का सांप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है विकारी शब्द क्या होते हैं? अपरिवर्तनशील होते हैं, अपव्ययी होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं या सामान्य होते हैं? इसका ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, परिवर्तनशील, क्योंकि जो विकारी शब्द होते हैं ये परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तन संभव होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है द्विगु समाज में होते हैं, क्या होते हैं? पूर्व पद संख्यावाची होते हैं, या पूर्व पद की प्रधानता होती है, या उत्तर पद की प्रधानता होती है? दोनों पद प्रधान होते हैं किसमें? द्विगु समाज में। इसका ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा, पूर्व पद जो है संख्यावाची होते हैं द्विगु समाज में। अगला प्रश्न देखेंगे किस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं? है ना भाई, द्विगु समाज में तो पूर्व पद संख्यावाची होते हैं, तो कौन सी समाज जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों? तत्पुरुष समाज में, द्वंद्व समाज में, द्विगु या बहुव्रीहि समाज में? तो यहां पर द्वंद्व समाज ऐसी है जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे किस में शब्दों का लोप हो जाता है?
कौन सी संधि है जिसमें संधि में होते हैं, समास में होते हैं संक्षिप्ति या उपसर्ग, किसमें शब्दों का लोप होता है? तो संधि, समास, संक्षिप्ति या उपसर्ग में दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा, समास में शब्दों का लोप हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, चाय और कॉफी में कौन सा द्वंद्व समाज पाया जाता है? चाय कॉफी में कौन सा द्वंद्व समाज पाया जाता है? इतरेतर द्वंद्व समाज या फिर समाहार द्वंद्व समाज, उत्तरपद समाज या वैकल्पिक द्वंद्व समाज? वैकल्पिक एग्जैक्टली, या तो चाय दे दी या कॉफी, चल जाएगा काम, है ना। चलिए तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये शॉर्ट टाइम में कम से कम समय लेकर के आप लोगों का 50 प्रश्न इस पर हिंदी भाषा पर डिस्कस करने का प्रयास किया है। ये 50 प्रश्न का आप 4 से 5 बार अच्छे से रिवीजन लगाइए, जिससे कि एग्जाम में जाने से पहले तो 100% आपको लगाना ही है दोस्तों। और विशेष बात, एक बात और याद रखिए, मैं उन यूनिवर्सिटी, विशेष करके उन यूनिवर्सिटियों के लिए ये वाला सेशन था आज का, जिन यूनिवर्सिटियों में टोटली फाउंडेशन को ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, ठीक है ना। लेकिन आज भी कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो फाउंडेशन को रिटर्न में ले रही है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आते हैं आपके। तो दोस्तों उनके में, उसमें भी कुछ पार्ट जो है लगभग 20 नंबर का, समथिंग 15 से 20 नंबर का पार्ट ऑब्जेक्टिव आता है, उनके लिए ये बिल्कुल सटीक भेटेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव टाइप मॉडल पेपर भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं दोस्तों, तो आपको उसके लिए कमेंट करना होगा, डिमांड करनी होगी, अधिकतम डिमांड होगी तो मैं आप लोगों के लिए जरूर लेकर आऊंगा। और इसी प्रकार से कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों कि सेकेंड ईयर के कौन से सब्जेक्ट पर आपको मॉडल पेपर की आवश्यकता है, मैं फटाफट लेकर आऊंगा। पर डे एक मॉडल पेपर आपको डिस्कस करवाऊंगा, बस आप लोग मुझे बताइए कि किस सब्जेक्ट पर आपको मॉडल पेपर चाहिए सेकंड ईयर के अंदर, या फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हो तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जिनका एग्जाम अभी आने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि जितना भी आपने साल भर पढ़ा है ना उस सबको समेट कर एक जगह लेकर आना है, तो उसके लिए मॉडल पेपर से ज्यादा उचित और कुछ भी नहीं है। आइए दोस्तों मिलेंगे अगले सेशन में किसी जो आप डिमांड करेंगे। बाकी तो जो हमारे सेशन होते हैं जो चल रहे हैं वो कंटिन्यू चल ही रहे। सेकेंड ईयर के लिए भारतीय राजनीतिक चिंतक वाला सेशन कंटिन्यू क्लास कंटिन्यू चल रही है ना, उसमें लगभग 20-25 क्लासेस हो चुकी है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में भारतीय संविधान वाली सीरीज चल रही है, लगभग खत्म होने वाली, 2-3 सेशन उसमें और बचे हुए। तो ये जो हमारी क्लासेस चलती है वो तो कंटिन्यू चल ही रही है, एज इट इज चल रही है, यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। आप जाकर के प्लेलिस्ट जाकर के सर्च कर सकते हैं, वहां पर सभी सब्जेक्ट निःशुल्क रूप से पढ़ाते हैं आप लोगों को। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में वो सिर्फ बीए का तो एक बहाना है दोस्तों, बीए के सिलेबस को हम फॉलो करते हैं, बाकी तो आप बीएससी और बीकॉम को भी, या एमए के स्टूडेंट है तो वो भी, और बीबीए और बीए एलएलबी वाले स्टूडेंट पूरी तरह से अच्छे से इसका फायदा उठा सकते हैं। एज इट इज सेम टू सेम सब कुछ वही है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।